नमस्कार। आज हमारे पास चर्चा के लिए कई दिलचस्प विषय हैं। हम भारत की अर्थव्यवस्था की मौजूदा स्थिति और भविष्य की संभावनाओं पर बात करेंगे। हाँ, और साथ ही रेलवे कैसे पर्यावरण के लिहाज से बदल रहा है, इस पर भी। बिल्कुल। फिर सामाजिक न्याय से जुड़ी कुछ चिंताएं हैं, कुछ अहम भू राजनीतिक घटनाक्रम भी हैं। और अंत में सूचना के अधिकार जैसे महत्वपूर्ण कानून पर क्या असर पड़ रहा है, इसकी भी पड़ताल करेंगे। तो आज का हमारा मकसद है इन स्रोतों के आधार पर इन जटिल मुद्दों की गहराई में जाना, जरूरी जानकारियों को समझना और उनके बीच के कनेक्शन को देखना। चलिए इस गहरी चर्चा को शुरू करते हैं। शुरुआत अर्थव्यवस्था से करते हैं। हालिया तिमाही में मतलब 2025-26 की पहली तिमाही में 7.8% की वृद्धि दर दर्ज की गई। इसकी काफी चर्चा हुई। हाँ, चर्चा तो हुई। तो क्या इससे भारत की जो संभावित विकास दर मतलब पोटेंशियल ग्रोथ रेट जो पहले करीब 6.5% मानी जा रही थी, वो बदल गई है? देखिए, ये 7.8% का आंकड़ा पहली नजर में तो काफी अच्छा लगता है ना। अच्छा, लेकिन इसे थोड़ा संदर्भ में देखना जरूरी है। अच्छा, कैसे? कोविड के बाद जो रिकवरी का दौर था, उसमें पिछले 3 सालों की पहले तिमाहियों की औसत वृद्धि दर एक्चुअली 9.9% थी। ओहो, 9.9%। हाँ, तो उसकी तुलना में ये 7.8% कम है। इसी तरह जीवीए यानी ग्रॉस वैल्यू एडेड की वृद्धि भी 7.6% रही, जो पिछली 3 पहली तिमाहियों के औसत यानी 9.5% से कम है। हाँ, मैंने भी देखा कि मैन्युफैक्चरिंग में जरूर पिछली औसत से बेहतर 7.7% की वृद्धि दिखी, जो अच्छी बात है। बिल्कुल, वो सकारात्मक है। लेकिन सेवा क्षेत्र जो अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा हिस्सा है, वहाँ वृद्धि दरें ऊंची तो हैं, पर पिछले औसत से फिर भी कम रही। तो फिर जो बड़ा सवाल है कि भारत की संभावित विकास दर क्या है, मतलब वो टिकाऊ रफ्तार जिससे अर्थव्यवस्था बिना ज्यादा महंगाई बढ़ाए बढ़ सकती है, वो कहाँ खड़ी है? हाँ, तो वो शायद अभी भी 6.5% के आसपास ही है। देखिए, ये आंकड़ा 2 मुख्य चीजों पर निर्भर करता है। एक है GFCFR यानी ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन रेट, मतलब निवेश की दर। ठीक है, निवेश दर। और दूसरा है आईकॉर यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो, मतलब एक यूनिट आउटपुट बढ़ाने के लिए कितने अतिरिक्त पूंजी निवेश की जरूरत है। अच्छा, और ये आंकड़े क्या कहानी बता रहे हैं? तो GFCFR वो पिछले कुछ समय से लगभग 34.6% पर स्थिर सा रहा है, जिसका 3 साल का औसत निकालें तो 33.6% बनता है। ठीक। और आईकॉर वो थोड़ा अस्थिर रहा है, लेकिन उसका औसत 5.2 के करीब है। अब अगर आप GFCFR यानी 33.6% को आईकॉर यानी 5.2 से भाग दें तो करीब 6.5% आता है। बिल्कुल। तो जब तक ये बुनियादी आंकड़े नहीं बदलते, मतलब निवेश दर या पूंजी की कुशलता में बड़ा सुधार नहीं होता, तब तक 7.5-8% जैसी तिमाही वृद्धि दर को नई सामान्य क्षमता मानना वो थोड़ी जल्दबाजी होगी। तो अगर 6.5% से ज्यादा तेज और टिकाऊ विकास चाहिए तो क्या करना होगा? निवेश बढ़ाना होगा या फिर पूंजी का बेहतर इस्तेमाल? दोनों ही करने होंगे। या तो निवेश दर यानी GFCFR को लगातार 33.6% के औसत से ऊपर ले जाना होगा, शायद 36% के करीब पहुंचाना होगा, या फिर ICOR को 5.2 से नीचे लाना होगा, जिसका मतलब है कि जो पैसा लग रहा है उससे ज्यादा उत्पादन हासिल करना, मतलब कुशलता बढ़ाना। हाल के वर्षों में हमने देखा कि सरकारी निवेश, खासकर इंफ्रास्ट्रक्चर में, उसने काफी सहारा दिया है अर्थव्यवस्था को। हाँ, वो तो है। सरकारी निवेश की हिस्सेदारी बढ़ी भी है, 21.6% से बढ़कर 25.1% हो गई। लेकिन एक चीज और देखनी होगी कि इस सरकारी खर्च की वृद्धि दर अब धीमी हो रही है। अच्छा। हाँ, जो 2021-22 में 39.4% थी, वो 2024-25 में घटकर से 10.8% रह गई। और दूसरी तरफ जो ज्यादा जरूरी है, निजी कॉर्पोरेट निवेश, उसकी हिस्सेदारी 37% से घटकर 34.4% हो गई है। ओह, तो असली चुनौती निजी निवेश को फिर से जगाने की है। बिल्कुल, वही असली इंजन है। भविष्य में AI जैसी नई तकनीकें कुशलता बढ़ा सकती हैं, वो एक प्लस पॉइंट है। लेकिन पुरानी पड़ती पूंजी को बदलने की जरूरत भी बढ़ेगी, वो एक माइनस पॉइंट है। और वैश्विक व्यापार का माहौल भी थोड़ा अनिश्चित है। सही। तो इन सबको मिलाकर देखें तो लगता है कि 6.5% के आसपास की संभावित वृद्धि दर फिलहाल बनी रह सकती है। और अगर इससे ऊपर जाना है तो निजी निवेश बढ़ाने वाली नीतियों पर फोकस करना होगा। ठीक है, अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए बुनियादी ढांचा अहम है, और इसी से जुड़ा एक बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है रेलवे। और रेलवे, जैसा आपने शुरू में कहा, एक बड़े पर्यावरण अनुकूल बदलाव से गुजर रहा है।
हाँ, ये बात मुझे बहुत दिलचस्प लगी कि भारतीय रेलवे ने 2030 तक नेट जीरो कार्बन उत्सर्जन का लक्ष्य रखा है। ये तो हमारे राष्ट्रीय लक्ष्य से 40 साल पहले है। हाँ, ये वाकई बहुत महत्वाकांक्षी लक्ष्य है, खासकर जब आप सोचें कि ये दुनिया के सबसे बड़े रेल नेटवर्कों में से एक है और इस दिशा में पिछले दशक में जबरदस्त काम हुआ भी है। जैसे करीब 45,000 किलोमीटर ब्रॉडगेज लाइन का विद्युतीकरण हो चुका है। मतलब 98% से ज्यादा नेटवर्क अब बिजली से चल सकता है। इससे डीजल पर निर्भरता बहुत कम हुई है। ये तो बहुत बड़ा कदम है, लेकिन ये बिजली कहाँ से आ रही है? क्या ये भी हरित है? ये एक अहम सवाल है ना। बिल्कुल सही सवाल है। देखिए, रेलवे ने खुद भी 750 मेगावाट से ज्यादा नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता स्थापित की है। सौर पवन हाइब्रिड 2000 से ज्यादा स्टेशन और कई रेलवे इमारतें अब सौर ऊर्जा से चल रही हैं। अच्छा। लेकिन हाँ, पूरी तरह हरित होने के लिए जरूरी है कि जो बिजली ग्रिड से ली जा रही है वो भी ज्यादातर नवीकरणीय स्रोतों से आए। और इस दिशा में रेलवे अब सीधे सौर और पवन ऊर्जा उत्पादकों से लंबे समय के समझौते कर रहा है। और हाल ही में हाइड्रोजन ट्रेन का सफल परीक्षण भी हुआ, हाइड्रोजन फॉर हेरिटेज पहल के तहत। हाँ, वो अभी एक पायलट प्रोजेक्ट है। 35 इकाइयां लगाने की योजना है। इससे भविष्य की दिशा तय होगी। इसके अलावा माल ढुलाई को सड़क से रेल पर लाना एक बड़ा लक्ष्य है। 2030 तक 45% हिस्सेदारी का। बायोफ्यूल का इस्तेमाल, ग्रीन बिल्डिंग्स और सबसे महत्वपूर्ण डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर यानी DFC, माल ढुलाई के लिए विशेष रेल गलियारे। हाँ, DFC की बहुत बात होती है। बिल्कुल, अकेले DFC से ही अनुमान है कि अगले 30 सालों में 45 करोड़ टन से ज्यादा CO2 उत्सर्जन कम होगा। वाह, ये तो बहुत बड़ा आंकड़ा है। लेकिन इतने बड़े बदलाव के लिए पैसा कहाँ से आ रहा है? आपने ग्रीन फाइनेंस का जिक्र सुना होगा, क्या वो इसमें कोई भूमिका निभा रहा है? हाँ बिल्कुल, ग्रीन फाइनेंस बहुत महत्वपूर्ण हो गया है। सरकार ने वित्त वर्ष 2023 से अब तक करीब 58,000 करोड़ रुपए के सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड जारी किए हैं। 58,000 करोड़? जी, और इसका एक बड़ा हिस्सा लगभग 42,000 करोड़ रुपए परिवहन क्षेत्र के लिए आवंटित हुआ है, जिसमें इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, मेट्रो वगैरह शामिल हैं। इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉर्पोरेशन यानी IRFC ने भी 2017 में ग्रीन बॉन्ड जारी किए थे और हाल ही में NTPC ग्रीन एनर्जी को भी कर्ज दिया है। विश्व बैंक से भी मदद मिली है। तो फंडिंग की व्यवस्था हो रही है, लेकिन क्या सब कुछ बिल्कुल ठीक चल रहा है या कुछ चुनौतियां भी हैं? चुनौतियां तो हमेशा रहती हैं इतने बड़े काम में। पहली, जैसा हमने कहा, बिजली का स्रोत पूरी तरह हरित होना चाहिए। कोयले पर निर्भरता कम करनी होगी। ठीक। दूसरा, अंतिम मील कनेक्टिविटी, मतलब स्टेशनों और माल गोदामों तक सामान और यात्रियों को कैसे पहुंचाया जाए, वो भी पर्यावरण अनुकूल तरीकों से होना चाहिए। इलेक्ट्रिक बसें, ट्रक, शायद भविष्य में हाइड्रोजन वाहन। सही बात है। तीसरा, रोलिंग स्टॉक यानी कोच, इंजन, इनमें लगातार नवाचार जारी रखना होगा। हाइड्रोजन ट्रेन का पायलट तो है ही, हल्के कोच बनाना, AI का इस्तेमाल करके ऊर्जा की खपत कम करना। और चौथा, सिर्फ तकनीक बदलना काफी नहीं है, व्यवहार परिवर्तन भी जरूरी है। जैसे ट्रेनों के लिए ग्रीन सर्टिफिकेशन, उत्पादों पर कार्बन लेबलिंग, ताकि उपभोक्ता जागरूक हों, और आम जनता में जागरूकता फैलाना। और अगर ये महत्वाकांक्षी लक्ष्य हासिल होता है तो इसका कुल असर क्या होगा? अगर 2030 का नेट जीरो लक्ष्य रेलवे हासिल कर लेता है तो सालाना करीब 6 करोड़ टन CO2 उत्सर्जन कम हो सकता है। 6 करोड़ टन? हाँ, सोचिए, ये लगभग 1.3 करोड़ कारों को सड़कों से हटाने के बराबर है और दशक के अंत तक ईंधन की लागत में 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की बचत भी हो सकती है। ये वाकई एक मिसाल बन सकता है पूरी दुनिया के लिए। वाकई। खैर, रेलवे जैसे बड़े बदलावों के साथ साथ समाज की कुछ पुरानी समस्याएं हैं जो लगातार बनी हुई हैं। हमारे स्रोत बताते हैं कि संवैधानिक वादों के बावजूद अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST समुदायों के खिलाफ हिंसा और सामाजिक बहिष्कार अब भी जारी है। हाँ, ये एक बेहद गंभीर और दुखद सच्चाई है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB के जो 2023 के ताज़ा आंकड़े आए हैं वो काफ़ी चिंताजनक हैं। SC समुदायों के खिलाफ मामलों में 0.4% की वृद्धि हुई है, लेकिन ST समुदायों के खिलाफ अपराधों में तो लगभग 28.8% की भारी वृद्धि देखी गई है। ये आंकड़े वाकई चौंकाने वाले और परेशान करने वाले हैं। इतने सालों के समाज सुधार आंदोलनों, फूले, अंबेडकर, पेरियार, गांधी जी के प्रयासों और अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 जैसे सख्त कानूनों के बावजूद जाति आधारित ऊंच नीच और श्रेष्ठता की भावना समाज में बहुत गहराई तक बैठी हुई है। और ये सिर्फ गांवों तक सीमित नहीं है ना? बिल्कुल नहीं। इसके उदाहरण हमें ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं।
कहीं दलितों को अपमानित किया जाता है तो कहीं आदिवासियों को उनके जल, जंगल, जमीन के अधिकारों से वंचित करने की कोशिश होती है। स्रोत कहता है कि ये केवल कुछ व्यक्तियों के पूर्वाग्रह का मामला नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि हमारा समाज मानवीय मूल्यों और समानता के विचार को पूरी तरह आत्मसात करने में कहीं न कहीं विफल रहा है। स्रोतों में मौजूदा राजनीतिक व्यवस्था के रवैये पर भी कुछ टिप्पणी की गई है। हाँ, स्रोत में वर्तमान सरकार यानी भाजपा सरकार की आलोचना की गई है। कहा गया है कि वो प्रतीकात्मक कदमों से आगे बढ़कर व्यवस्थागत बदलाव लाने में उतने सफल नहीं रहे हैं। जैसे धार्मिक अनुष्ठानों में दलितों या आदिवासियों को शामिल करना एक कदम है, लेकिन शायद वो काफी नहीं है। स्रोत ये भी कहता है कि कई बार जो हिंदुत्ववादी विमर्श है वो हाशिए के समुदायों के अधिकारों की आवाज या उनके प्रतिरोध को सांस्कृतिक एकता के लिए खतरा बता देता है, और जो कार्यकर्ता इन मुद्दों को उठाते हैं उन पर हिंदू विरोधी होने का लेबल लगा दिया जाता है। और आरक्षण जैसी सामाजिक न्याय नीतियों के कार्यान्वयन के बारे में क्या कहा गया है? उसके कार्यान्वयन को भी असंगत बताया गया है, और इस बात पर भी सवाल उठाया गया है कि जातिगत पूर्वाग्रहों को सीधे तौर पर चुनौती देने या अंतरजातीय भाईचारे को बढ़ावा देने के लिए किसी बड़े राष्ट्रीय अभियान की कमी क्यों दिखती है। ऐतिहासिक रूप से देखें तो दलित पैंथर्स जैसे आंदोलन हुए, फिर बसपा जैसी पार्टियां उभरी। आज उनकी क्या स्थिति है? और जो कानूनी तंत्र है जैसे अत्याचार निवारण अधिनियम, वो कितने प्रभावी हैं? स्रोत के अनुसार जो स्वतंत्र सामाजिक आंदोलन थे वो आज या तो बिखरे हुए हैं या हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। इससे व्यवस्था को चुनौती देने की उनकी सामूहिक ताकत कम हुई है, और कानूनी तंत्र की भी अपनी सीमाएं स्पष्ट हैं। जैसे कि जांच में बहुत देरी होती है, दोष सिद्धि दर मतलब सजा मिलने की दर बहुत कम है, और कई बार पुलिस और न्यायपालिका के रवैये में भी सामाजिक पूर्वाग्रह की झलक देखने को मिलती है। 2023 के एक अध्ययन में पाया गया कि अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज 60% से ज्यादा मामले अदालतों में सालों से लंबित पड़े हैं। ओह, 60% से ज्यादा। तो फिर रास्ता क्या है अगर कानून पूरी तरह प्रभावी नहीं हो पा रहा है और आंदोलन बिखरे हुए हैं? देखिए, स्रोत एक बहुआयामी दृष्टिकोण सुझाता है। पहला, कानूनों का प्रवर्तन मजबूत करना होगा, जांच जल्दी पूरी हो, दोषियों को सजा मिले। ठीक है। दूसरा, राजनीतिक नेतृत्व को लगातार और स्पष्ट रूप से समतावादी मूल्यों का प्रचार करना होगा, सिर्फ प्रतीकात्मकता से काम नहीं चलेगा। तीसरा, नागरिक समाज को संवाद और समझ बढ़ाने के लिए काम करना होगा। चौथा, सकारात्मक कार्रवाई यानी आरक्षण जैसी नीतियां, उनका ईमानदारी से और कठोरता से कार्यान्वयन जरूरी है। और शायद सबसे महत्वपूर्ण, दलित, आदिवासी और बहुजन आवाजों को और ज्यादा ताकत देनी होगी, उन्हें मजबूत करना होगा, और जाति विरोधी सामाजिक आंदोलनों का पुनरुद्धार करना होगा। ये वाकई एक जटिल और गहरी समस्या है जिस पर लगातार ध्यान देने की जरूरत है। चलिए अब कुछ भू राजनीतिक मसलों पर नजर डालते हैं। पहला, भारत और अफगानिस्तान में जो तालिबान शासन है उनके बीच संपर्क बढ़ रहा है। हाल ही में तालिबान के कार्यवाहक विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी भारत आए थे। इस यात्रा का क्या महत्व है? हाँ, ये एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम था। अगस्त 2021 में जब से तालिबान ने काबुल में सत्ता संभाली है, उसके बाद ये मुत्तकी की पहली भारत यात्रा थी, और भारतीय विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA से उनकी ये पहली औपचारिक मुलाकात भी थी। अच्छा, ये इसलिए भी खास है क्योंकि मुत्तकी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की प्रतिबंध सूची में शामिल हैं, तो उनकी यात्रा के लिए प्रतिबंध समिति से विशेष छूट लेनी पड़ी थी। तो भारत के लिए इसके क्या रणनीतिक कारण है? भारत क्यों संपर्क बढ़ा रहा है? इसके कई कारण हैं। पहला, पश्चिमी सीमा से जो सुरक्षा जोखिम है उन्हें कम करना। दूसरा, अफगानिस्तान में भारत के जो पुराने निवेश हैं और जो भारतीय नागरिक वहां हैं उनकी सुरक्षा सुनिश्चित करना। और तीसरा, जो क्षेत्रीय समीकरण बदल रहे हैं, खासकर अफगानिस्तान और पाकिस्तान के रिश्ते जो बिगड़ रहे हैं, उस संदर्भ में तालिबान के साथ एक कामकाजी रिश्ता बनाना, एक तरह से दुश्मन का दुश्मन वाली बात। क्या भारत अकेला ऐसा कर रहा है या और देश भी तालिबान से बात कर रहे हैं? नहीं, भारत अकेला नहीं है। रूस, चीन, ईरान, पाकिस्तान जैसे कई क्षेत्रीय देश पहले से ही तालिबान से संपर्क बनाए हुए हैं। इस यात्रा के दौरान भारत ने एक महत्वपूर्ण घोषणा की। काबुल में जो उनका दूतावास अब तक तकनीकी मिशन के तौर पर काम कर रहा था, उसे अपग्रेड किया जाएगा और राजनयिकों का आदान प्रदान होगा। तो क्या ये एक तरह से तालिबान सरकार को मान्यता देने की तरफ कदम है? औपचारिक मान्यता तो अभी सिर्फ रूस ने दी है, लेकिन हाँ, ये उस दिशा में एक कदम जरूर माना जा सकता है। इसके अलावा भारत ने अस्पताल बनाने, मानवीय सहायता जारी रखने और व्यापार बढ़ाने की पहल की भी घोषणा की। संयुक्त बयान में एक दूसरे की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता का सम्मान करने पर जोर दिया गया। क्या इसका इशारा पाकिस्तान की तरफ था? संभवतः,
और अफगानिस्तान ने ये आश्वासन भी दिया कि उसकी धरती का इस्तेमाल भारत के खिलाफ आतंकवादी गतिविधियों के लिए नहीं होने दिया जाएगा। ये भारत के लिए बहुत महत्वपूर्ण आश्वासन है। हाँ, खासकर पिछले अनुभवों को देखते हुए। लेकिन इस यात्रा से जुड़े कुछ विवाद भी हुए थे, है ना? हाँ, हुए थे। काबुल स्थित अफगान दूतावास, जो दिल्ली में है, में इस्लामिक इमिरात का झंडा फहराने का प्रयास किया गया और शुरुआत में प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए महिला पत्रकारों को आमंत्रित नहीं किया गया था, जिस पर बाद में आपत्ति जताई गई। तो स्रोत का मुख्य मूल्यांकन क्या है इस पूरी कवायद का? स्रोत थोड़ी आलोचनात्मक दृष्टि रखता है। उसका कहना है कि भारत सरकार ने इस मौके का इस्तेमाल तालिबान के मानवाधिकार रिकॉर्ड पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए नहीं किया। खासकर महिलाओं की शिक्षा और रोजगार पर जो पाबंदियां लगी हुई हैं या एक समावेशी राजनीतिक व्यवस्था की जो कमी है, इन मुद्दों पर भारत ने खुलकर बात नहीं की। तो सवाल ये उठाया गया है कि भारत क्षेत्रीय सुरक्षा के लिए तालिबान को साधने के लिए किस हद तक जाने को तैयार है और क्या वो इसके लिए अपने मूल्यों पर आधारित विदेश नीति की प्रतिष्ठा को जोखिम में डाल रहा है। ये एक मुश्किल संतुलन है। अच्छा, भू राजनीति से जुड़ा दूसरा मामला है सवालकोट जल विद्युत परियोजना का, और इसका सिंधु जल संधि IWT से क्या संबंध है? सवालकोट जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर बनने वाली एक बहुत बड़ी, करीब 1.8 गीगावाट की जल विद्युत परियोजना है। इसका जिक्र आजकल इसलिए अहम हो गया है क्योंकि इसे हाल ही में पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत द्वारा सिंधु जल संधि को एक तरफा निलंबित करने के संदर्भ में देखा जा रहा है। अच्छा, तो इसे अब तेजी से आगे बढ़ाने की बात हो रही है। हाँ, ऐसा लगता है। विद्युत मंत्रालय और गृह मंत्रालय इसे रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं और इसके लिए जो पर्यावरण और सामाजिक प्रभाव आकलन अध्ययन होते हैं, उनसे छूट दिलाने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये सिर्फ एक ऊर्जा परियोजना नहीं रह गई है, इसका एक भू राजनीतिक महत्व बन गया है। लेकिन क्या इसको लेकर कुछ पर्यावरणीय चिंताएं भी हैं? बिल्कुल हैं, और काफी गंभीर चिंताएं हैं। चिनाब नदी पर पहले से ही कई बड़ी परियोजनाएं चल रही हैं। दुल्हस्ती, बगलिहार, सलाल। एक और इतनी बड़ी परियोजना बनाने से नदी के इकोसिस्टम पर, गाद जमने पर और आसपास के पहाड़ों की ढलानों की स्थिरता पर जो संचयी प्रभाव पड़ेगा वो बहुत ज्यादा हो सकता है। इसे रन ऑफ रिवर परियोजना कहा जा रहा है, लेकिन क्या ये वाकई वैसी है? कहने को तो रन ऑफ रिवर है, लेकिन ये जो जलाशय बनाएगी उसमें 50,000 करोड़ लीटर से ज्यादा पानी जमा होगा। ये बहुत बड़ा जलाशय है, लगभग एक स्टोरेज डैम जैसा ही। और इसकी लागत और विस्थापन का क्या? लागत तो मुद्रास्फीति और देरी के कारण पहले ही अनुमानित 9,000 करोड़ रुपए बढ़ चुकी है और इस परियोजना के लिए लगभग 1500 परिवारों को विस्थापित करना होगा और करीब 847 हेक्टेयर जंगल का इलाका डूबेगा, जबकि पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर कुल परियोजना लागत का सिर्फ 0.6% खर्च करने का प्रस्ताव है, जो बहुत कम लगता है। तो सिंधु जल संधि के निलंबन और इस परियोजना को आगे बढ़ाने की भू राजनीतिक जोखिम क्या है? संधि निलंबन के ठीक बाद इस परियोजना पर जोर देना ये दुनिया को एक संकेत देता है कि भारत अब पश्चिमी नदियों चिनाब, झेलम, सिंधु पर अपने अधिकारों का पूरी तरह से उपयोग करने का इरादा रखता है, जैसा कि संधि में उसे अनुमति है। इससे शायद सवालकोट और वुलर बैराज जैसी रुकी हुई परियोजनाओं को आगे बढ़ाने में प्रक्रियागत बाधाएं कम हो जाएं। लेकिन इसका नकारात्मक पहलू क्या हो सकता है? जोखिम ये है कि एक तरफा कदम उठाने से या संधि के प्रावधानों की अलग व्याख्या करने से अंतर्राष्ट्रीय संधियों का सम्मान करने वाले देश के रूप में भारत की विश्वसनीयता कम हो सकती है, खासकर उन मंचों पर जहां भारत खुद नियम आधारित सीमा पार व्यवस्था की वकालत करता है। पाकिस्तान पहले ही भारत के संधि निलंबन की वैधता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चुनौती दे चुका है। अगर भारत बिना किसी सहकारी तंत्र के या बिना पर्याप्त डेटा साझा किए कई बड़ी परियोजनाएं एक साथ शुरू करता है तो भविष्य में विवाद बढ़ने और तीसरे पक्ष की जांच की संभावना बढ़ सकती है, जिसका भारत हमेशा विरोध करता रहा है। तो स्रोत क्या सुझाव देता है? स्रोत का सुझाव है कि रणनीतिक दावे जताने के साथ साथ पारिस्थितिक संयम बरतना भी जरूरी है। आगे बढ़ने से पहले व्यापक क्षेत्रीय अध्ययन और प्रोटोकॉल बनाने चाहिए और डेटा पारदर्शिता को बढ़ाना चाहिए। इसे सुरक्षा जोखिम मानने के बजाय विश्वास बहाल करने का एक उपाय बनाना चाहिए। उनका तर्क है कि राष्ट्रीय सुरक्षा और पारिस्थितिकी जिम्मेदारी ये एक दूसरे को मजबूत करते हैं, विरोधी नहीं है। ये बहुत संतुलित दृष्टिकोण लगता है। चलिए अब हम अपने अंतिम विषय पर आते हैं, जो पारदर्शिता से जुड़ा है। सूचना का अधिकार अधिनियम यानी RTI 2005 को भारतीय लोकतंत्र के लिए एक क्रांतिकारी कदम माना गया था। हाँ बिल्कुल, एक मील का पत्थर था वो। लेकिन अब हाल ही में संसद ने डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण अधिनियम यानी DPDPA पारित किया है। ये अभी लागू तो नहीं हुआ है, लेकिन इसको लेकर RTI के भविष्य पर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। हाँ, चिंताएं जायज हैं और विडंबना देखिए, RTI का सफर राजस्थान के ब्यावर में हुए जन आंदोलन से मजबूत हुआ था और वहीं अब एक RTI स्मारक और संग्रहालय बनाने की योजना है। लेकिन दूसरी तरफ ये नया DPDPA कानून
उसी आरटीआई की जड़ों को कमजोर करता दिख रहा है। चिंता की मुख्य वजह डीपीडीपीए की धारा 44(3) बताई जा रही है, जो आरटीआई कानून की एक महत्वपूर्ण धारा 8(1)(j) में संशोधन करती है। ये धारा व्यक्तिगत जानकारी से संबंधित थी। तो नया बदलाव क्या है? इसमें दो बहुत बड़े और बुनियादी बदलाव हैं जो आरटीआई की आत्मा पर असर डालते हैं। पहला, व्यक्तिगत जानकारी के खुलासे पर लगभग पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। पूरी तरह से? हाँ, लगभग। देखिए, मूल आरटीआई कानून की धारा 8(1)(j) में ये व्यवस्था थी कि व्यक्तिगत जानकारी तब दी जा सकती थी जब वो किसी सार्वजनिक गतिविधि या सार्वजनिक हित से संबंधित हो, या फिर अगर सूचना अधिकारी या अपील आयोग को लगे कि व्यापक जनहित में इसका खुलासा जरूरी है तो भी वो दी जा सकती थी। डीपीडीपीए इन दोनों महत्वपूर्ण शर्तों को हटा देता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब किसी भी जानकारी को, अगर वो किसी व्यक्ति से जुड़ी है, तो उसे व्यक्तिगत जानकारी कहकर देने से मना किया जा सकता है, भले ही वो बड़े जनहित में क्यों ना हो। बिल्कुल। अब आधार सिर्फ ये रह गया है कि वो व्यक्तिगत जानकारी है। इससे किसी सरकारी अधिकारी ने क्या फैसला लिया, क्यों लिया, या किसकी गलती या लापरवाही से कोई गड़बड़ी हुई, किसकी कमीशन या ओमिशन से कुछ हुआ, ये जानना लगभग नामुमकिन हो जाएगा, क्योंकि वो सब किसी न किसी व्यक्ति से जुड़ी व्यक्तिगत जानकारी मान ली जाएगी। ये तो जवाबदेही के लिए बहुत बड़ा झटका है। और दूसरा बड़ा बदलाव क्या है? दूसरा बड़ा बदलाव ये है कि आरटीआई कानून से वो प्रावधान ही हटा दिया गया है जो कहता था कि जो जानकारी संसद या राज्य विधानमंडल को देने से इनकार नहीं किया जा सकता, वो किसी आम नागरिक को भी देने से इनकार नहीं किया जा सकता। अरे, ये तो बहुत अहम प्रावधान था। ये तो नागरिक और उनके चुने हुए प्रतिनिधियों के सूचना के अधिकार को बराबरी पर रखता था। सही कहा आपने। ये समानता के सिद्धांत को स्थापित करता था। इसके हटने से अब सरकार ये तर्क दे सकती है कि नागरिकों का अधिकार जनप्रतिनिधियों के बराबर नहीं है। इससे शक्ति का संतुलन पूरी तरह से सरकार के पक्ष में झुक जाता है। तो व्यवहार में इसका क्या मतलब होगा? आम नागरिक पर क्या असर पड़ेगा? इसके नतीजे बहुत गंभीर हो सकते हैं। जैसा हमने कहा, जवाबदेही बेहद कमजोर हो जाएगी। भ्रष्ट अधिकारियों या सत्ता का दुरुपयोग करने वालों की पहचान करना और उन्हें कटघरे में खड़ा करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। आरटीआई शायद सिर्फ एक सरकारी प्रचार का मंच बनकर रह जाए, जहां सरकार अपनी मर्जी की अच्छी जानकारी तो दे, लेकिन किसी भी गड़बड़ी, घोटाले या गलत काम पर व्यक्तिगत जानकारी का पर्दा डाल सके। जानकारी तो मिलेगी, पर शायद वो जानकारी नहीं जिससे सत्ता पर सवाल उठाया जा सके। और विसल ब्लोअर या कार्यकर्ताओं पर भी असर पड़ेगा? हाँ, डीपीडीपीए में गलत या फिजूल की शिकायतें करने पर भारी जुर्माना लगाने का प्रावधान भी है, 50 करोड़ रुपए तक का। इससे विसल ब्लोअर, पत्रकार या आम नागरिक जो आरटीआई का इस्तेमाल करके सच सामने लाने की कोशिश करते हैं, वो हतोत्साहित हो सकते हैं। डर के मारे शायद वो सवाल पूछे ही नहीं। तो क्या आरटीआई एक तरह से खाली बर्तन बनकर रह जाएगा? स्रोत में ब्यावर की किसी वक्ता की टिप्पणी का जिक्र था। हाँ, वो टिप्पणी बहुत मार्मिक है। उन्होंने कहा था, हमने लड़कर सूचना का अधिकार हासिल किया था। एक सील बंद बर्तन खोला गया था जिसमें जानकारी रूपी खजाना था। अब सरकार ने बड़ी चतुराई से उस बर्तन के नीचे एक छेद कर दिया है ताकि सब कुछ सार्थक, सब कुछ जरूरी धीरे धीरे बाहर निकल जाए और आखिर में हम आरटीआई नामक एक खाली बर्तन पकड़े रह जाएं। उफ! ये संशोधन एक तरह से जानकारी देने या न देने का विवेकाधिकार नागरिक से छीनकर पूरी तरह सरकार और उसके अधिकारियों के हाथ में दे देता है। जब ये बिल लाया गया था, हाँ, तो क्या इसका विरोध नहीं हुआ? जबरदस्त विरोध हुआ था। 100 से ज्यादा सांसदों ने, 3000 से ज्यादा पत्रकारों ने, 11 राष्ट्रीय पत्रकार संघों ने, ढेरों नागरिक समाज संगठनों और लाखों आम नागरिकों ने लिखित में अपनी आपत्तियां और चिंताएं दर्ज कराई थी। फिर भी इसे पारित कर दिया गया। हाँ, स्रोत के अनुसार सरकार ने इन आपत्तियों पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया और व्यापक लोकतांत्रिक परामर्श से इनकार कर दिया। तो आज हमने कई बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ियों को जोड़ने की कोशिश की। हमने अर्थव्यवस्था की संभावित रफ्तार की बारीकियों को समझा, रेलवे के महत्वाकांक्षी हरित लक्ष्यों और उसकी राह की चुनौतियों को देखा। हाँ, और साथ ही समाज में गहरी जड़ें जमाए बैठी असमानता और अन्याय की निरंतरता पर भी बात की। फिर हमने भारत के बदलते विदेश नीति के दावपेंचों को समझने की कोशिश की, चाहे वो तालिबान से संपर्क हो या सिंधु जल संधि का मामला। और अंत में लोकतंत्र की बुनियाद यानी पारदर्शिता और सूचना के अधिकार पर मंडराते खतरे का विश्लेषण किया। और ये बात साफ है कि ये सब मुद्दे अलग थलग नहीं है, ये सब आपस में जुड़े हुए हैं ना? बिल्कुल। आर्थिक नीतियां सामाजिक समानता पर सीधा असर डालती हैं। पर्यावरण से जुड़े कदमों के भू राजनीतिक मायने होते हैं, जैसा हमने सवालकोट परियोजना के संदर्भ में देखा। और पारदर्शिता यानी सूचना तक आम नागरिक की पहुंच, इन सभी क्षेत्रों में
लोकतांत्रिक कामकाज, जवाबदेही और सही फैसले लेने के लिए बिल्कुल बुनियादी जरूरत है। चाहे वो बड़े निवेश का मामला हो, पर्यावरण मंजूरी का हो या मानवाधिकारों के हनन का। तो चलिए आज की इस चर्चा को यही समाप्त करते हैं, लेकिन अपने श्रोताओं के लिए एक विचारणीय प्रश्न छोड़ जाते हैं। आज हमने देखा कि कैसे सरकार के कई कार्य और निर्णय, चाहे वो निवेश की प्राथमिकताएं तय करना हो, कूटनीतिक रिश्ते बनाना हो, बड़ी बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी देना हो या फिर कानूनों में महत्वपूर्ण बदलाव करना हो, ये सब मिलकर देश की दिशा और दशा तय कर रहे हैं। इन बदलावों का पैमाना बहुत बड़ा है और साथ ही हमने स्रोतों में ये भी देखा कि कैसे परामर्श की कमी और प्रभावों के अपर्याप्त आकलन पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। तो ऐसे में ये सुनिश्चित करने के लिए कौन से तंत्र हमारे पास मौजूद है या फिर किन तंत्रों को और मजबूत करने की ज़रूरत है, ताकि ये पक्का हो सके कि ये परिवर्तन वाकई व्यापक जनहित में हो और लंबे समय तक समानता, न्याय और पारदर्शिता जैसे हमारे संवैधानिक मूल्यों को बनाए रखें और मजबूत करें।